हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों अभी हम लोग बीएड सेकंड ईयर के जो एमसीक्यूज हैं उनको कर रहे हैं। सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज हम लोग अभी कर रहे हैं, जो कि है आपका बीडी 302। इससे पहले हम लोगों ने बीडी 301 के एमसीक्यूज कर लिए हैं और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है बीडी 302 विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन। इसके भी हम लोगों ने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग इसकी फोर्थ यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों से कहूँगा जिन लोगों ने उन सभी यूनिट्स को नहीं देखा है आप उनको देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी कंटिन्यू हैं। कुछ जगह के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जिसमें कि एक पेपर आई थिंक हो भी चुका है। तो आप लोग उन एमसीक्यूज़ को देखिए और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। और इन वीडियोस को आप शेयर भी करते रहिए और इनको बार बार देखते रहिए, जहाँ से आपको ये एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे। अगर इनकी पीडीएफ चाहिए आपको तो जो टेलीग्राम चैनल है द परमा एजुकेशन का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। वो ज्वाइन कैसे करेंगे आप? तो इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएंगी। आप एक बार वीडियो पढ़िए और पीडीएफ से भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए इसको, आपके लिए ही ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। पुरानी वीडियोस भी हैं जो टॉपिक वाइज, उनको भी आप देखिए, वो भी आपके लिए मददगार रहेंगी। और इनको बार बार देखिए और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छी तरह से खुद को प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की जो हमारी यूनिट है, इकाई नंबर 4, शैक्षिक नियोजन एवं नेतृत्व। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ तबीयत नहीं सही है, इस वजह से ऐसा होता है बार बार। तो आप लोग उस चीज़ों को अवॉइड करिए। आपको सिर्फ ध्यान देना है आपके क्वेश्चंस पे जो भी इस किताब में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता होता है, यह सही बात है। घड़ी में स्प्रिंग का जो स्थान है वही विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है, यह भी सही बात है। प्रधानाध्यापक समाज का नेता है, यह भी जो है सही बात है। तो जो गलत बात है वह है कक्षा शिक्षण के प्रति वह अनुत्तरदायी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वह उत्तरदायित्व तो रखता है। तो इसलिए जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे गलत की बात करी गई है और गलत के स्थान पे यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम करना। ऑप्शन बी छात्रों से अच्छे संबंध स्थापित करना। शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना या कक्षा शिक्षण। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्योंकि बात किससे करी है, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व, तब प्रशासनिक दायित्व की हम बात करेंगे तो सबसे सही आप ऑप्शन आपका ये हो जाएगा प्रबंध समिति से अच्छे संबंध स्थापित करना। दो का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक क्या होता है? वह एक विद्यालय का भी नेता होता है और समाज का भी नेता होता है। तो इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया है? प्रधानाध्यापक का कार्य है, तो उसका कार्य क्या है? उसका कार्य नियोजन करना भी होता है, उसका कार्य शिक्षण कार्य भी रहता है, अनुशासन की स्थापना करना भी। तो इस हिसाब से ये सभी जो हो जाएंगे उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सिखाए वही जो सीखना कभी बंद ना करे। तो यह कथन किसका था? यह कथन जो है टैगोर साहब का है। किसका है? टैगोर साहब का यह कथन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अब ये देखिए, वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ के हिसाब से भी ये मुरली मनोहर जोशी की बात करी गई है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। उसको यहाँ पे टाइप किया गया है। आपको जो वर्तमान में है वो पता होना चाहिए। मैंने आपसे यह बात और भी बोली थी, आप कुछ चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिए। जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन 110% आएंगे आपके लिए, ठीक है। अभी का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, जिसको कि एमएचआरडी पहले कहा जाता था, ठीक है। अभी
और आपका पैटर्न कैसा है, जैसे कि क्या था पहले 10+2+3 या +4 करके था, वैसे ही अभी का पैटर्न क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, जिसको भी पता है वो अभी का जो पैटर्न है 10+ के बाद वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कुछ फुल फॉर्म्स है दोस्तों, आप वो लोग याद कर लीजिए, कई बार मैं उन चीज़ों को बोलता हूँ। कौन सी फुल फॉर्म है? NCERT, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? फिर आपका डाइट देख लीजिए, इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? ठीक है, ऐसे ही बाकी जो भी हैं, यूजीसी हो गया, ठीक है, टेक्निकल वाली जो है उनके बारे में देख लीजिए आप, ठीक है, कल की वीडियो मैंने आपको बताया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 6 को, ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार टैली करिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 8, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? तो लॉर्ड कर्जन साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, हमारे देश में सार्वजनिक शिक्षा विभाग की प्रथम बार स्थापना कराई गई। तो प्रथम बार मैकाले विवरण पत्र से कराई गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किसने कहा था स्थानीय निकायों को शिक्षा संस्थानों का कार्यभार न दिया जाए? तो यह बात कही थी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित है, तो यह कहाँ स्थापित है? यह नई दिल्ली में स्थापित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख दायित्व है, तो उसका प्रमुख दायित्व क्या है? विश्वविद्यालयों के शैक्षिक स्तर का निर्धारण एवं उसे बनाए रखने के उपाय सुझाना। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उसकी स्थापना जो हुई थी 1921 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत शैक्षिक क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समायोजन, नियंत्रण की व्यवस्था रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह है सीयर्स का है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, प्रशासन समस्त मानव जीवन का एक समन्वित अंग है और यह प्रत्येक संगठन पर नियंत्रण रखता है। यह विचार किसका है? यह विचार जो है SN मुखर्जी का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, प्रशासन की श्रेष्ठता तब मानी जाती है जबकि सभी मतभेद बातचीत तथा सहयोग से सुलझाए जाते हैं। यह कथन किसका है? यह है पार्कर का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, श्रमिकों का व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण, यह कथन संविधान की कौन सी समवर्ती सूची में उपबंध दिया गया है? तो वह जो दिया गया है समवर्ती सूची उपबंध 2022, सॉरी 22। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है, शिक्षा की व्यवस्था राज्य स्तर पर एक संवैधानिक दृष्टि से संचालित होती है जिसका गठन इस प्रकार है। तो वह गठन क्या है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, निदेशालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और ब्लॉक स्तर। तो यह दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निरीक्षण का प्रयोजन है। तो निरीक्षण का प्रयोजन क्या है? एक तो यहाँ पे दिया गया है छात्रों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, विद्यालय के विकास के लिए योजना बनाना, शिक्षकों को अच्छा शिक्षक बनाना और विद्यालय प्रबंधकों को अनुशासित करना। तो जो सही उत्तर है आपका वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों को अच्छा शिक्षक बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए क्योंकि विद्यालय की समस्त क्रियाएं उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं। यह किसका कथन है? यह कथन जो है यह रायवर्न साहब का है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, भारत में सर्वप्रथम शिक्षा संस्थानों को
सहायता अनुदान प्रदान करने की सिफारिश किसने की थी? तो यह किसने करी थी? यह थी वुड के घोषणा पत्र ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, एडगर जी जॉनसन तथा रॉलेट सी फॉन्स ने पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो उन्होंने इसको जो है बी 11 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में? 11 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यवेक्षण का अर्थ है। तो पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है? पर्यवेक्षण का अर्थ है संस्थाओं के सुधार के लिए, अध्यापन के सुधार के लिए, या अध्यापकों के सुधार के लिए, या छात्रों के विकास के लिए। तो पर्यवेक्षण का अर्थ है छात्रों के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वह यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, एक अच्छे अध्यापक का मुख्य गुण क्या है? तो अच्छे अध्यापक का मुख्य गुण जो है वह है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, विषय वस्तु पर अधिकार। विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, यह जो एक अच्छे अध्यापक का मुख्य गुण है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, विद्यालय अनुशासन को सकारात्मक दिशा देने वाले कारकों में से कौन सर्वोत्तम है? तो इसमें से कौन सर्वोत्तम है? विद्यालय में मधुर संबंध होना, छात्रों को समयानुसार पुरस्कार व दंड देना, ये तो गलत बात है, प्राचार्य का कुशल नेतृत्व, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं को संगठित करना। जो सही उत्तर है भाई वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्यालय में मधुर संबंध होना। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय, यहाँ पे क्या दिया गया? स्कूल जो है बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है, सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए है। सी दिया गया है क्योंकि समुदाय और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित नहीं है। और डी क्या दिया गया है? शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो सही बात क्या हो जाएगी? शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही है। देखिए मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको मिलेंगे जरूर यहाँ से क्वेश्चंस। क्या? कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आप इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ फुल फॉर्म्स इनके बारे में, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपके किसी भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ पे दिया गया क्या? शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा किसकी है? यह है वेलफोर ग्राही की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रशासन समस्त मानव जीवन का एक समन्वित अंग है और यह प्रत्येक संगठन पर नियंत्रण रखता है। यह कथन किसका है? यह है SN मुखर्जी का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, शैक्षिक प्रशासन संबंधित है। तो शैक्षिक प्रशासन किससे संबंधित है? तो यह है विद्यालय प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, प्रशासन शब्द के भावार्थ में कौन सी दो मुख्य अवधारणाएं निहित हैं? तो वह कौन सी हैं? एक तो है प्रबंधन, एक है संगठन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, प्रशासन में संचालन वह अंश है जो निर्णय को प्रभावित करता है। यह बात किसने बोली? यह बात बोली है सीयर्स ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा में जनतांत्रिक प्रशासन का मुख्य सिद्धांत है। तो यह कैसा सिद्धांत है? मुख्य सिद्धांत हुआ कौन सा है? उत्तरदायित्व में साझेदारी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत होना चाहिए।
तो कैसा होना चाहिए? वह होना चाहिए समाज की आवश्यकताओं का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, विद्यालय संगठन का सिद्धांत। विद्यालय संगठन का सिद्धांत जो है मित्रों, वह होना चाहिए बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, भारत में स्वतंत्र रूप से शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में प्रथम शिक्षा महानिदेशक कौन थे? ये जो थे BN राइस साहब थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो यही हुई 1985 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में शिक्षा का दायित्व होता है। तो भारत में शिक्षा का दायित्व किस पर होता है? केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानाध्यापक का गुण है। तो प्रधानाध्यापक का गुण कैसा होता है? एक तो नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, दूसरा व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? तो प्रधानाध्यापक में व्यक्तिक गुण भी होना चाहिए, व्यावसायिक गुण भी होना चाहिए, प्रशासनिक गुण भी होना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पे कौन से, यह सभी गुण होने चाहिए। कौन कौन से? व्यक्तिक गुण, व्यावसायिक गुण और प्रशासनिक गुण। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है। यह किसका कथन है? यह है हुमायूं कबीर का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, डॉक्टर FL क्लैप ने शिक्षक के गुणों में किन गुणों को स्थान दिया है? तो उन्होंने दिया है जीवन शक्ति के बारे में, विद्वता के बारे में, शुभ चिंतन के बारे में और अंततः इन सभी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, बागले व कीथ ने अध्यापक के गुणों की सूची में किन गुणों को जोड़ा है? वह जोड़ा है चातुर्य, नेतृत्व की क्षमता, स्पष्ट स्वर और यह सभी। तो यह सभी के हिसाब से हम कौन से जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, वह हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? एक तो व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल है, दूसरा व्यवसायिक निष्ठा शामिल है। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, प्रशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्यतः प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का होना चाहिए। यह किसका सुझाव था? यह है माध्यमिक शिक्षा आयोग का यह एक सुझाव है। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? शिक्षक की जवाबदेही पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 49, विद्यालय नियोजन का स्वरूप है। विद्यालय नियोजन का क्या स्वरूप होना चाहिए? एक तो शैक्षिक नियोजन होना चाहिए, विद्यालय विकास एवं गुणात्मक सुधार हेतु नियोजन होना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, विद्यालय नियोजन की विशेषता है। तो विद्यालय नियोजन की क्या विशेषता है? दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यह समाज के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन बी, यह संस्था में प्रजातंत्र प्रणाली को स्थापित करती है। ऑप्शन सी, यह सुधार की योजना में स्थानीयता तथा लचीलापन लाती है। तो यह सभी हो जाएंगे सही, इसलिए जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, संस्थागत नियोजन का महत्व है। संस्थागत नियोजन का क्या महत्व है इसको देखते हैं। संस्था का बहुमुखी विकास होता है। ऑप्शन बी, संस्था का समस्त कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित होता है। ऑप्शन सी, शिक्षा क्षेत्र में नवीन प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका सही हो जाता है, उपरोक्त सभी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, संस्थागत नियोजन का व्यवहारिक स्वरूप है। तो कौन सा व्यवहारिक स्वरूप है वह हम चाहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ। यह सभी है और सभी कौन से हैं? शाला कैलेंडर का निर्माण,
समय सारणी का निर्माण, शिक्षक और अभिभावक का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, संस्थागत नियोजन का क्षेत्र है। तो संस्थागत नियोजन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, एक संस्था स्थापित करना, संस्था के संसाधनों का क्रमबद्ध पूर्व नियोजन, ऑप्शन सी, स्रोतों की व्यवस्था व चयन, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो सही क्या ऑप्शन है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, नियोजन एक संस्था द्वारा विभिन्न क्रियाओं का पथ प्रदर्शन है जो एक योजना द्वारा संस्थागत और गुणात्मक उत्पादन को एक निश्चित भविष्य काल के लिए निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल लैंडोर का। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, नियोजन संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया से संबंधित है। यह किसने कहा है? यह बोला है जेबी सीयर्स ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई, इसको एक जो फुल फॉर्म इसके इंग्लिश में हो वो भी आप लोग पढ़ लीजिए। विधेयक संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? यह पारित किया गया था 1993 में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर से आपका यह सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 दिया गया है, राज्य के शिक्षा विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। कौन होता है? तो वो होते हैं शिक्षा निदेशक। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, कल के विश्व कौन चलाता है? क्या कल के विश्व कौन चलाता है? तो वह चलाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानाचार्य। क्वेश्चन नंबर 59, निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा तथा सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है WM राइवर ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। तो क्या निर्धारित करता है? प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 61, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। कैसे? स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का और अंततः इन सभी का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, परिषदीय विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। तो क्या संख्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 63, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी लाई जाती है? तो वह है 1। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, समय सारणी उत्तम साधन है किस चीज का है? ऑप्शन नंबर बी, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी कौन सी? 30 से 35 मिनट होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, सभी अभिलेख होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए, वैध होने चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए। इसलिए जो सही उत्तर हो जाता है वह हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, जिला समन्वयों के पद सृजित किए जाते हैं। किससे सृजित किए जाते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? तो प्रशासन को नीति के रूप में प्रोशे ने लिया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, सफल प्रधानाचार्य के गुण हैं। तो सफल प्रधानाचार्य के गुण कौन कौन से हैं? प्रभावशाली व्यक्तित्व, अच्छा स्वास्थ्य, सचरित्र व आत्मविश्वासी। ऑप्शन बी, नेतृत्व की क्षमता, समायोजन की क्षमता। ऑप्शन सी, शिक्षण में रुचि, विषय विशेषज्ञ व कुशल प्रशासकीय गुण। ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पे सही है, सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया, अनुशासनहीनता के प्रसिद्ध शिक्षाविद KG सैदन के अनुसार प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण क्या है?
यहाँ पे दिया गया है आपका विद्यालय विद्यार्थियों में असंतोष की भावना, अध्ययन में पर्याप्त रुचि का अभाव। ऑप्शन बी, विद्यालयों में छात्र की बढ़ती हुई संख्या। ऑप्शन सी, राजनीतिज्ञों की अशोभनीय व्यवहार। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, शैक्षिक संकुलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो आचार्य राममूर्ति समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, शैक्षिक संकुल में सम्मिलित होंगे। शैक्षिक संकुल में कौन सम्मिलित होंगे? शैक्षिक संकुल में स्थानीय कॉलेज, हाई स्कूल या हाई स्कूल का समूह तथा मिडिल एवं प्राथमिक विद्यालय शामिल होंगे। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, संस्थागत योजना हो सकती है। कैसी हो सकती है? संस्थागत योजना दीर्घकालिक भी हो सकती है और अल्पकालिक भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, संस्थागत नियोजन होना चाहिए। संस्थागत जो नियोजन है आवश्यकता आधारित होना चाहिए, उद्देश्योन्मुख होना चाहिए और नमनीय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, अमेरिका में बोस्टन बोमेशन ब्यूरो की स्थापना हुई। तो यह कब स्थापना हुई थी? 1908 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, समाज में अध्यापक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं तथा तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायक होता। यह कथन किसका है? यह है डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर जोर किसने दिया था? तो वह जोर देने वाले हैं लॉर्ड स्टेनले ने। क्वेश्चन नंबर 78, छात्राध्यापक पद्धति का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? यह जो प्रचलन प्रारंभ हुआ वह प्राचीन काल से है। ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 79, क्या शिक्षा के लिए सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? वह हुई थी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे 1826 में। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षक शिक्षा की सबसे प्रमुख समस्या है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सिद्धांत व व्यवहार में पृथकता। क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है? वह है मानवीय पक्ष की अवहेलना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, शिक्षक शिक्षा का गुणात्मक सुधार निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की गुणवत्ता पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया? 83, शिक्षा की आधुनिक प्रणाली में किसी भी शिक्षक को उस समय तक शिक्षण कार्य करने की अनुमति प्रदान न की जाए जब तक कि उसके पास तत्संबंधी प्रमाण पत्र ना हो। यह कथन किसका है? यह कथन जो है शिक्षा नीति समिति सरकारी प्रस्ताव 1913 का है। क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षक सतता पूर्वक तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक उसने सीखा नहीं है। पढ़ा सकता है जब तक उसने सीखा नहीं है। वह दीपक तब तक दूसरे दीप की भांति प्रकाश नहीं फैला सकता जब तक कि उसकी बत्ती को प्रज्वलित ना किया जाए। यह कथन किसका है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया, क्या पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम की हैं? कैसी हैं? अभिन्न अंग है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, मानसिक विकास संबंधी क्रिया है। तो कैसी संबंधी क्रिया है? यह है एक प्रतियोगिता वाली क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। क्वेश्चन 87 दिया गया, क्या शारीरिक विकास संबंधी क्रिया है? तो शारीरिक विकास संबंधी क्रिया कौन सी है भाई? देखिए खेल कूद है। आशु कविता धार्मिक भावना तो है नहीं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 88, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गुण है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो गुण है वह है नेतृत्व करना। ऑप्शन नंबर बी। 89 क्या दिया गया है? समस्त सहगामी क्रियाओं के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो उत्तरदायित्व कैसा होता है? और होता है प्रधानाचार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90,
पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई है, तो कैसी कठिनाई है? साधनों का अभाव की कठिनाई है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, नागरिक मूल्यों की विकास संबंधी क्रिया है, ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे, छात्र परिषद। क्वेश्चन नंबर 92, सौंदर्य तथा कलानुभूत क्रियाएं हैं, कविता भी है और कविता पेंटिंग भी है, इसके साथ साथ ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गुण कौन कौन से हैं? एक तो नेतृत्व करना है, बी है अभिप्रेरणा में सहायक भी होता है, सी जीवन से संबंध बनाने में भी होता है, और डी क्या दिया गया? ये सभी। तो अब कौन सा सही हो गया? अब हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है। ये अब कैसी है? सशक्त चिकित्सा है। कैसी? खेल चिकित्सा, योग चिकित्सा, समूह चिकित्सा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह सभी। क्वेश्चन नंबर 95, मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है किसके लिए? उत्तम शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास की प्रकृति है, तो कैसी प्रकृति है? कला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन क्या है? 3 है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, विद्यालय के मानवीय संसाधनों का दूसरा स्तंभ होता है, कौन सा दूसरा स्तंभ होता है? शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 99, शिक्षा देने की परंपरा में कितने प्रमुख उपागम देखे जाते हैं? और उपागम जो देखे जाते हैं 2 उपागम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? अभी तो बहुत अच्छी तरह पता होगा, प्रधान जी होते हैं भाई, ठीक है। आपके यहाँ भी होंगे सभी लोग, कोई ना कोई तो होगा ही। अब यहाँ पे हम लोगों ने 100 प्रश्न कर लिए हैं। आपको क्या करना है? इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिवाइज करिए। इससे पहले और भी 2 वीडियोस हैं इसी पेपर की, आप उनको देखिए, बार बार उनको रिवाइज करिए। इतने भी MCQ आप कर लेंगे, आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के प्रश्न वहाँ पे इस पेपर से रिलेटेड आते हैं। जो बाकी वीडियोस हैं नेक्स्ट पेपर की, उनको भी आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। आगे के और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 101 दिया गया है, किस सन में ग्राम शिक्षा समिति को संशोधित किया गया? तो वो किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 102, समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है, यह किसका कथन है? यह है ऑप्शन नंबर ए, जॉन यू माइकलिस का। क्वेश्चन नंबर 103, किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना किसकी रिपोर्ट है? यह रिपोर्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर बी। 104, शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना से क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, पेंशन है, जीवन बीमा है, प्रोविडेंट फंड है। ये कई बार ये प्रश्न आ चुका है। 105, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र क्या होते हैं? छात्र जो होता है श्रोता होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है स्टीफन जे नेजविच ने। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर, वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। तो वित्तीय प्रबंधन के कौन कौन से साधन हैं? एक तो विद्यालय अनुदान है, एक तो TLM ग्रांट है, ऑप्शन सी समुदाय से प्राप्त धन है, और ये सभी हो जाते हैं। इसलिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 108 दिया गया है, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। तो विद्यालय अनुदान कहाँ से प्राप्त होता है? विद्यालय अनुदान जो है राज्य सरकार से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 109 दिया गया है, कक्षा कक्ष की अवधारणा है। तो कक्षा कक्ष की अवधारणा कैसी है? प्राचीन है, ऑप्शन नंबर ए। 110 दिया गया है, शिक्षक को कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको होना चाहिए ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है।
111 क्या दिया गया? पुस्तकालय विद्यालय का होता है, कई बार आया हुआ हृदय, ऑप्शन नंबर बी। 112 है, जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। यह किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर रंगनाथन का, ऑप्शन नंबर सी। 113 है, देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध है। क्या? देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध कैसे है? दूरदर्शन से है, ऑप्शन नंबर बी। 114 है, विद्यालय प्रबंधन का अधिनियम अनुकूल करना, स्थायित्व करना, छात्र केंद्रित बनाना और अंततः ये सभी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ डी सही हो जाता है। 115 दिया गया है, विद्यालय का आकलन किया जाए। विद्यालय का आकलन कैसे किया जाए? शिक्षकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, समुदाय के द्वारा और इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही हो जाएगा। 116 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कैसी है? पुस्तकालय को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 117, पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है? पुस्तकालय को आप क्या समझते हैं? तो पुस्तकालय का तात्पर्य है विद्यालय में छात्रों को अध्ययन के लिए एकत्र की गई विभिन्न विषयों की पुस्तकों को संगठित करने का स्थान होता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी क्या दिया गया है? छात्रों को अध्ययन करने के लिए प्राचीन व नवीन संस्कृतियों से संबंधित ग्रंथों को उपलब्ध कराना। यह भी सही बात है। ऑप्शन सी क्या है? अध्ययन के लिए उपयोगी वातावरण। तो ये सभी बातें सही हैं, इसलिए जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 118, अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। सॉरी, ये कथन किसका है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी का। 119, पुस्तकालय की उचित व्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो पुस्तकालय के उचित व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है? प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष होना चाहिए, उचित पुस्तकों का संकलन होना चाहिए, पत्र पत्रिकाओं का चुनाव होना चाहिए और ये सभी सही है। 120 क्या कहता है? स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए, किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, रायवर्न का। 121, कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 122, किस आकार का जो है भवन नहीं होना चाहिए? तो भवन जो है डी आकार का नहीं होना चाहिए। या आपको भवन के प्रकार पढ़ देने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 123, शिक्षा सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन एक मील का पत्थर है। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है E.W. फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर बी। 124, स्कूल व समुदाय में संबंध बनाना संस्थागत योजना के किस क्षेत्र में आता है? यह जो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, पाठ्यक्रम सहभागी के साथ आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। 125, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो प्रबंधन की जो मुख्य प्रक्रिया है, पहले तो एक नियोजन करना होता है, ऑप्शन बी व्यवस्था करना और ऑप्शन सी प्रशासन। तो जो सही उत्तर यहाँ पे है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। 126, विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है प्राचार्य का, ऑप्शन नंबर बी। 127, विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है। तो कैसी विशेषता होती है? व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य व केंद्रित होना। तो यह सभी होती हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन जो है एक व्यवसाय है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह सही हो जाता है। 129, प्रबंधन सहायक होता है। प्रबंधन सहायक किसमें होता है? नियोजन में भी होता है, अभिप्रेरणा में और नियंत्रण में भी। इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। 130, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो वह देखिए, नियोजन करना होता है, व्यवस्था करना होता है और प्रशासन, ये सभी। 131 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? तो वह देखिए, प्रभावहीन शैली कौन है? क्या? इंडियोग्राफिक नेतृत्व शैली, निरंकुश शैली, समझौता मूलक शैली। जो सही है वह है आपका
बी और सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, नेतृत्व का गुण है। तो नेतृत्व का गुण कैसा है? एक सहयोग होता है, सामाजिकता होती है, बौद्धिक शक्ति होती है और अंततः ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 133, आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। यह किसका कथन है? या जो है विल्स का कथन है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134 दिया गया है, विद्यालय में पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है? शिक्षकों, छात्र व कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना। ऑप्शन बी, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर बल देना। ऑप्शन सी, शिक्षा जगत के नवीन आविष्कारों को परिचित कराना। तो जो उत्तर है यह डी वाला सही है। सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 135, विद्यालय पर्यवेक्षण की विधि कैसी होती है? आरसीएस, ईटीसी, ईसीएस और अंततः ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 136, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन निरीक्षण है। कैसा है? डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी। 137, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान शिक्षा की किस नीति के अंतर्गत खोले गए हैं? या जो खोले गए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। 138, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष में हुआ है? तो ये देखिए कई बार यह प्रश्न यहाँ पे ही पूछा गया और मैंने भी कई बार बोला है, ये आप पढ़ लीजिए इसके विषय में। 140, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू कहाँ स्थित है? तो ये जो इसकी स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इग्नू की जो फुल फॉर्म है आप इंग्लिश में भी आपको ये पता होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? वह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 142, राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS, अब इसकी भी जो इंग्लिश में फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय होता है। ठीक है, ओपन स्कूलिंग होती है इसमें। 143 दिया गया है डाइट के बारे में। देखिए ये सभी वही चीजें हैं जो मैं आपसे बोल रहा था, इनके विषय में आप पढ़िए और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। डाइट का उद्देश्य क्या होता है? डाइट का उद्देश्य होता है प्रत्येक जिले में विद्यालय खोलना, प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना, प्रत्येक जिले में शिक्षक अनुसंधान केंद्र खोलना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होता है प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण खोलना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। 144, राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। तो यह कब हुई थी? 1981 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 145, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? या लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी। 146, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संस्तुति के अनुसार होती है। 147, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कब गठित हुआ था या गजट हुआ था? तो हुआ था 19 अगस्त 1972 को। ऑप्शन नंबर सी। 148, यूपीटीटी परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है? केवल बहुविकल्पीय होता है। क्वेश्चन नंबर 149, सूचना का अधिकार कानून कब बना था? ये बना था सन 2005 में। ऑप्शन नंबर सी। 150 दिया गया है, प्रशासन की श्रेष्ठता तब मानी जाती है जब सभी मतभेद बातचीत तथा सहयोग से सुलझाए जाते हैं। यह कथन किसका है? यह है पार्कर का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 151 क्या दिया गया? शिक्षा प्रशासन उचित विद्यार्थियों को राज्य के व्यय साधनों की सीमा में रहते हुए उचित अध्यापकों द्वारा उपयोगी वातावरण में उचित शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? यह है ग्राहे वेल फोर का। 152 दिया गया है, बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को कितने आवश्यक तत्व बताए हैं? उन्होंने बताए हैं 5 तत्व बताए हैं।
153 शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ग्रिफिथ्स का है, ऑप्शन नंबर बी। 154 टी ग्रेग रसेल ने शिक्षा प्रशासन को बताए शिक्षा अंगों में कौन सा नहीं है? तो जो बताए हैं उसमें से कौन सा नहीं है? बजट बनाना नहीं है, बाकी है। 155 दिया गया है संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। यह कथन किसका है? जेबी सीयर्स का है, ऑप्शन नंबर ए। 156 दिया गया है इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? जो नहीं है स्फूर्ति एवं सहनशीलता नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर किसी की बात करी गई या नहीं है तो ये नहीं है जो बचे हुए होंगे। 157 है कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह कथन किसका है? यह है H.G. वेल्स का, ऑप्शन नंबर बी। 158 दिया गया है शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। यह कथन किसका है? यह है जॉन एडवर्स का, ऑप्शन नंबर सी। 159 शिक्षक का आर्थिक स्तर इतना अच्छा हो कि वह निजी शिक्षण ट्यूशन ना करे। किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था? यह कहा था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी। 160 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? और जो नहीं है वह है लोकप्रिय नेतृत्व, ऑप्शन नंबर ए। 161 क्या है? मैं उसे अच्छा अध्यापक समझता हूँ जो अपने सहकर्मियों से कठोर शासन न करता हुआ उसे अनुप्रेरित करता है। यह किसका कथन है? यह है के.जी. सैयदन का, ऑप्शन नंबर डी। 162 प्रधानाध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो उसको जो है कक्षाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 163 ग्राम शिक्षा समिति का कब संशोधन हुआ? तो 1975 में, ऑप्शन नंबर बी। मातृ शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा का विकास और शिक्षा प्रक्रिया में कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक भी होता है, प्रधानाचार्य भी और प्रबंधक भी, और यह सभी होते हैं। तो 166 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अभी मैं नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। मैं इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में पूरी डाले दे रहा हूँ और इतने भी क्वेश्चंस आपके लिए इनफ है। अभी भी आप लोगों ने क्या किया है, 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इन एमसीक्यूज को कंप्लीट करिए। बाकी की जो वीडियोस है वो निरंतर आपको मिलती रहेगी, आपके एग्जाम्स होने से पहले ही वो कंप्लीट हो जाएंगी सभी। ठीक है, तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अच्छे तरह से अपने एग्जाम्स को कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।